नमस्कार, स्वागत है आपका सरोकार में। मैं हूं अमृता राय और आज सरोकार में बात उस काले धंधे की जो आपको सपने दिखाकर लूटता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं चिटफंड घोटाले की जो बड़े पैमाने पर देश में पांव पसार चुका है। आपको अमीर बनाने के सपने दिखाता है लेकिन असल में आप लूटते चले जाते हैं। तो आज बात चिटफंड की चीटिंग की और आज इस मसले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस समय स्टूडियो में 4 खास मेहमान जुड़ रहे हैं और इसके अलावा हमारे साथ ओबी पर भी विनोद कुमार ढल साहब होंगे जो पूर्व सचिव मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के रह चुके हैं और सेबी के सदस्य भी हैं। ढल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपने स्टूडियो के मेहमानों से आप सभी का परिचय करवाते हैं। हमारे साथ हैं बीडी नारंग साहब जो कि पूर्व चेयरमैन हैं ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के। बैंकिंग सेक्टर आखिर कहाँ पर जाकर फेल हो जाता है और कहाँ पर चिटफंड कंपनियां आम लोगों के साथ धोखे करती हैं, इसके बारे में उनसे जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ वीरेंद्र जैन साहब हैं जो कि फाउंडर मेंबर हैं मिडास डच इन्वेस्टर्स एसोसिएशन के। वीरेंद्र जी, आपका स्वागत है। आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर निवेशकों का पैसा कैसे सुरक्षित रखा जा सके। हमारे साथ धीरेन्द्र कुमार जी हैं जो कि वैल्यू रिसर्च के सीईओ हैं। धीरेन्द्र कुमार जी को किसी परिचय की ज़रूरत नहीं है, तमाम लोग जो टेलीविज़न देखते हैं सभी आपको पहचानते और जानते हैं। बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ हैं बिजॉन मिश्रा साहब जो कि कंज्यूमर ऑनलाइन फाउंडेशन के फाउंडर मेंबर हैं। बहुत स्वागत है आपका बिजॉन। आपको भी सब जानते हैं क्योंकि आप आम आदमी के हक की लड़ाई बड़े जोर शोर से लड़ते रहे हैं। शुरुआत धीरेन्द्र आपसे करना चाहूँगी मैं। आखिर जब लोग ये जानते हैं कि उनका पैसा डूब सकता है इस तरह की चिटफंड कंपनी में, तो इन्वेस्ट क्यों करते हैं? एक तो लालच घर कर जाता है, उसके अलावा जो आपके पड़ोस में जो आदमी है, जो आपके भरोसे का आदमी है, जिस तरह से ये स्कीम्स, हर एक पॉन्जी स्कीम जिस तरह से कन्फिगर किया जाता है वो काफ़ी अट्रैक्टिव होता है। वो इस तरह से बनाया जाता है ताकि उसके लपेटे में लोग आ जाए। पहले आपको भरोसा दिलाया जाता है, कमिटमेंट्स दिए जाते हैं, बहुत लॉफ्टी कमिटमेंट दिए जाते हैं और फिर उनको ऑनर किया जाता है, फिर लोगों का भरोसा बन जाता है और ये सब कुछ दिखावा ऐसे किया जाता है कि ये भरोसेमंद है। तो ये एक तरह का फोर्जरी है। आपको फंसाया जाने के लिए, फंसाने के लिए ये सारा बुना जाता है। लेकिन कोई भी चिटफंड कंपनी ये नहीं मानती है कि वो फोर्जरी कर रही है। वो तो कहती है हम बड़ी ईमानदारी से काम करें और यकीन न हो तो इस एडवर्टीजमेंट को देखिए। ये चिटफंड घोटाले के सामने आने के बाद निकला हुआ अखबार में एडवर्टीजमेंट है, एमपीएस ग्रुप का है। हालांकि हमें नहीं मालूम कि ये कंपनी कितनी ईमानदारी से काम कर रही है, लेकिन कम से कम वो दावा यही कर रही है कि हम जो है भूमिपुत्र हैं, कुकुरमुत्ता नहीं है। ढेर सारी चिटफंड कंपनियां होंगी जो कि लेजिटिमेट तरीके से काम कर रही होंगी। रिवॉल्विंग क्रेडिट एक बहुत लेजिटिमेट और एक फेयर एक्टिविटी हो सकता है, लेकिन जिस तरह से ये मुझे नहीं लगता है कि अभी जो हम ये जो क्राइसिस की बात कर रहे हैं या जो बड़ा घोटाला हुआ है ये चिटफंड की तरह पोजीशन किया गया है। अगर आप दिल्ली से निकलें और किसी भी हाईवे से चले जाएं तो आपको बहुत सारे होर्डिंग्स दिखेंगे जिसमें कि आपको 12%, 15% का श्योर्ड रिटर्न जब चाहे आप ले लें। एक तरह से आप मकान खरीद रहे हैं और उसके पहले अगर आप चाहें अपना पैसा लेना तो आप अपना पैसा वापस ले सकते हैं खास ब्याज पर। मुझे लगता है कि यहाँ पे ये नहीं है कि निवेशक, एक तो ये छोटे शहरों से इसकी शुरुआत होती है। देश बहुत बड़ा है, बहुत सारे लोग काफ़ी पढ़े लिखे नहीं हैं, लालच में आ जाते हैं। जिस तरह से इसको कन्फिगर किया जाता है ये बात नहीं है। मुझे लगता है कि हमेशा ही खराब चीज़ को अगर को रोका नहीं जाएगा, अगर उसको स्टैंप नहीं किया जाएगा तो वो लेजिटिमेट चीज को ड्राइव आउट कर देगा। जी विजॉन, बार बार कहा जाता है कि लालच बुरी बला है और यहाँ पर जिस तरह से आम आदमी इस लालच में फंस रहा है वो आखिरकार उसी के ऊपर बोझ बनता चला जा रहा है और उसी के ऊपर भारी पड़ता चला जा रहा है। क्यों ये लालच इतना बड़ा होता जा रहा है और क्यों इसे इतना बढ़ावा मिल रहा है? नहीं अमृता जी, पहले तो हम एक संशोधन चाहेंगे कि कोई भी आम आदमी उपभोक्ता वो लालच का शिकार नहीं बनते हैं, सपने का शिकार बनते हैं। नहीं, वो केवल चाहता है कि हमारा पैसे जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो सुरक्षित रहे और उससे हमको कोई इनकम मिले, क्योंकि ये मेरा सरप्लस पैसा है और चूंकि उसका सरप्लस पैसा है वो सेविंग उस जगह पे डालना चाहता है जो उसको प्रॉमिस कर रहा है कि हमको अच्छा रिटर्न मिले उस पैसे के। जब और वो भरोसा किसको करता है? चिटफंड कंपनी को भरोसा नहीं करते हैं, वो भरोसा करता है कानून के रक्षक को। जो कानून का रक्षा करते हैं वो उनको भरोसा करता है और उनके भरोसे पे पैसे रखते हैं। जब विज्ञापन दिया जाता है हमारे देश में तो सारे रक्षक जो हैं वो विज्ञापन खुद पढ़ रहे हैं, लेकिन वो कभी भी कानूनी कार्रवाई उनके अगेंस्ट में नहीं कर रहे हैं। तो लोग ये सोचकर आगे बढ़ रहा है कि जो रक्षक है, जो कानून के रक्षक हैं, जो कानून पालित किया है वो हमको सुरक्षित रखेंगे। और जब
रक्षक ही भक्षक बन जाए तो आम आदमी को कौन बचाए? जी, लेकिन तो हम केवल इतना ही कहना चाह रहे हैं कि कोई भी आम आदमी का यह प्रॉब्लम नहीं है। आम आदमी कहीं पर भी गलत नहीं है। हर उपभोक्ता, जब हम लोग उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में बनाए हमारे देश में, हम लोग क्यों बनाए इस कानून को? हम लोग इस कानून को इसलिए बनाए क्योंकि कई कानून होते हुए भी वो कानून उपभोक्ताओं को संरक्षण नहीं दिला पा रहा था। आपके उपभोक्ता संरक्षण कानून से पहले ये चिटफंड कानून बना? नहीं, हम आपको यही कहना चाह रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, 1982 में चिटफंड कानून बना। हम आपको जो बताना चाह रहे हैं जी। हम 1914 में चिटफंड कंपनी त्रिवेंद्रम से शुरू हुआ, केरला से 1914 में शुरू हुआ। तब क्यों नहीं प्रॉब्लम हो रहा था? आज क्यों हो रही है? क्योंकि उस समय जो कानून के रक्षक हैं थे और आरबीआई वगैरह जो ओवर आर्किंग जो रक्षक हैं, जो रेगुलेटर है हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के, जब आरबीआई सो जाए तो आम आदमी कहां से जगे? उस पे बात करेंगे, लेकिन नारंग साहब, वजह क्या है? क्या आपको ये नहीं लगता है कि आपके बैंकिंग सेक्टर का भी ये फेल्योर है जिसकी वजह से आम आदमी अपनी गाढ़ी कमाई को लेकर उस तरह की जगहों पे चला जा रहा है जहां पे उसको नहीं जाना चाहिए? मैं इसका थोड़े से लफ्ज़ों में आपको जवाब दे देता हूँ। मैं चीख चिल्ला तो नहीं सकता, लेकिन अगर आप मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो मैं अपनी बात कह सकता हूँ। आपने अक्सर देखा होगा चिट फंड कंपनी कहती है हर महीने में पैसा डबल हो जाएगा। इसका माने आज मैं 100 रुपया दूँ, वो 1 साल के अंदर अंदर 3 करोड़ रुपया हो जाएगा। दूसरा, ये जो स्कीम है जो इस समय शारदा की चर्चा हो रही है, वो कहते हैं हम 15 महीने में डबल कर देंगे। ये तो कैसीनो में भी नहीं होता है। तो जब हम लगा रहे हैं, हम ये अंदर जानते हैं कि ऐसा दुनिया में कोई बिजनेस नहीं है। और उनके पास क्या बिजनेस था? एक सिख मोटरसाइकिल कंपनी, एक रियल एस्टेट का छोटा मोटा धंधा। तो उसमें 1 साल में 300% पैसा नहीं हो सकता है, जिसमें 2 गुना आपको भी दे दे, एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे भी बर्दाश्त कर ले और खुद भी 2 पैसे रख ले। नहीं, लेकिन सवाल यहाँ पर ये है नारंग साहब कि देखिए, आम आदमी, ये अगर आप ये कह रहे हैं कि आम आदमी को ये सोचना चाहिए कि उसके पैसे इतनी जल्दी तेजी से नहीं बढ़ सकते हैं, तो वो सोचे कैसे? क्योंकि दूसरा उसके पास कोई विकल्प ही नहीं है ना। अगर वो दूसरा विकल्प आपके बैंकिंग सेक्टर वाले प्रस्तुत करते तो शायद वो उधर जाता ही नहीं। 1 सेकंड दीजिए ना, 1 सेकंड तो दीजिए। दिस इज ए शेयर मिस सेलिंग ऑफ ए प्रोडक्ट। जैसे आपने इंश्योरेंस में देखा मिस सेलिंग, बैंकों की दिक्कत ये है कि बैंक अपने प्रोडक्ट को मिस सेल नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं और वो पब्लिक के डिपॉजिट के ऊपर जिंदा हैं, और उनके अपने धंधे में उनको 100 रुपये के एसेट्स के ऊपर सिर्फ 3 रुपये का मुनाफा होता है। जिसको 100 रुपये के ऊपर 3 रुपये का मुनाफा होगा, वो 300% रिटर्न आपको कैसे प्रॉमिस कर सकता है? जी। तो कहने का मुद्दा ये है कि बैंक्स कैसीनोज नहीं हैं, बैंक मिस सेल नहीं कर सकते, इसलिए वो कंजर्वेटिव रिटर्न देते हैं आपको 8%, 10%, 11%। और ये लोग चूँकि मिस सेलिंग को देखना। अब दूसरी बात आती है कि उनको आपने कहा कि पढ़ाए कौन? जब ये सारा गोरख धंधा हो रहा है, तो क्या स्टेट में कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं जिसको रेगुलेटरी बॉडीज़ का अंदाज़ा हो, जिसको रेगुलेशन का अंदाज़ा हो, जिसको ये अंदाज़ा हो कि देयर इज़ एन एलिमेंट ऑफ मिस सेलिंग? तो क्यों एक्शन नहीं हो रहा? ये सवाल पे आएंगे, लेकिन उससे पहले वीरेंद्र जैन जी, आपसे जानना चाहूँगी, आप निवेशकों के हितों के लिए काम करते हैं। क्या जब इस तरह के निवेश के बारे में एक आम आदमी सोचता है, और यहाँ पे जो चिट फंड में जो पैसे लगाने वाले लोग हैं वो बड़े लोग नहीं हैं, अगर वो बड़े होते तो शायद अपने हक की लड़ाई आगे जाकर लड़ सकते थे, ये वो लोग हैं जो रोजाना 100 रुपये, 200 रुपये, 1000 रुपये तक कमाते होंगे। मैं यहाँ आपको टोकना चाहता हूँ, बड़े लोग तो पहले इंस्टॉलमेंट में पैसा लगा के निकाल भी ले चुके हैं जी। ये गरीब फंस गए, जो तो फंसने वाले लोग गरीब हैं, फंस गए हैं, उन्हें किस किस तरह से फंसाया जा रहा है? और ये जो आप कह रहे थे कि 15%, 20%, 30% का जो मुनाफा देने के झूठे वादे किए जाते हैं, ये क्या जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ होती हैं उनकी नज़र से छुप के किया जाता है? क्या उनको पता नहीं चल पाता है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि उनको पता नहीं चले। फॉर वन, जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे शारदा ग्रुप को ही ले लें, ये वेस्ट बंगाल का था। कलकत्ता में अगर हम देखें तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज का ऑफिस है,
रीजनल डायरेक्टर कंपनी एक्ट के अंडर वहाँ पे है, सभी का रीजनल ऑफिसेज है, स्टेट गवर्नमेंट की कैपिटल है वहाँ पे, जो चिट फंड जिसको डायरेक्टली रेगुलेट करना होता है। आरबीआई का भी ऑफिस है, आरबीआई का ऑफ कोर्स ऑफिस है वहाँ पे ना। ये सब ये 20 साल 25 साल से हो रहा है, उसको रेगुलेट मैं कहूँगा ये नहीं किया। इससे अच्छा होगा आप उन लोग से पूछें कि इनको रेगुलेट करने के लिए ये आपने क्या प्रोसेस और तरीका बनाया है, कौन ऑफिसर्स किस जगह पे क्या करेंगे या करते हैं। ये चीज़ मैंने सभी चेयरमैन से पिछले दिसंबर में हम लोग की रेगुलर इन्वेस्टर एसोसिएशन मीटिंग होती है पूछी थी, किसी दूसरे मसले में stockguru.com में पूछी थी। हमने कहा सेबी ने CIS स्कीम है कि नहीं है ये जानने के लिए और टाइमली एक्शन लेने के लिए आपने क्या प्रोसेसेस, सिस्टम्स, गाइडलाइंस बनाई हैं अपने रीजनल ऑफिसेस को, हेड ऑफिसेस को, क्या डायरेक्शंस दिए हैं, हम लोग जानना चाहेंगे एज इन्वेस्टर्स एसोसिएशन, और उनको क्या पावर्स हैं और क्या प्रिवेंटिव एक्शन लेते हैं। सो इट्स अ कंप्लीट रेगुलेटरी फेलियर। और आप एक कह रहे हैं चीज कि ये कंप्लीट रेगुलेटरी फेल्योर है, लेकिन हमारे साथ विनोद कुमार ढल साहब हैं जो कि मिनिस्ट्री में यानी कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री में सचिव रह चुके हैं। विनोद जी, ये जो कहा जा रहा है कि कंप्लीट सिस्टम फेल्योर है क्योंकि जो तमाम रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं वो उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रही हैं, आखिर क्यों नहीं इस तरफ ध्यान दिया जा रहा है जब बरसों से इस तरह की कंपनियां काम कर रही हैं इस सिस्टम में? कुछ हद तक रेगुलेटरी फेलियर तो इसमें डिनाई नहीं किया जा सकता। आप स्वीकार कर रहे हैं जो इसे? स्ट्रक्चर बना हुआ है रेगुलेशन का, हाँ, कुछ हद तक तो रेगुलेटरी फेलियर है इसमें। जी। जो पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है रेगुलेशन का वो ये है कि जो फॉर्मल स्ट्रक्चर है बैंक्स का, NBFCs का, उसको आरबीआई रेगुलेट करता है। उसके बाद जो फॉर्मल स्ट्रक्चर है म्यूचुअल फंड्स वगैरह का, उसको सेबी रेगुलेट करता है। और फिर एक सेंट्रल कानून है चिट फंड एक्ट, वो लोअर लेवल के लिए जो चिट फंड्स हैं उनको रेगुलेट करने के लिए बनाया गया है, और उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है स्टेट गवर्नमेंट्स को। हर स्टेट गवर्नमेंट के लिए आवश्यक है कि एक रजिस्ट्रार ऑफ चिट फंड्स अपॉइंट करें और उसको एडिक्वेट मशीनरी दें। नाउ इस केस में सारे फैक्ट्स तो मुझे नहीं मालूम अपार्ट फ्रॉम व्हाट इज कमिंग इन द प्रेस, पर उसको देखने से ये लगता है कि एक साइड सेबी है, सेबी ने कुछ नोटिसेस इशू किए हैं अंडर द कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, और कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम का ये रेगुलेशन है कि जो चिट फंड में नहीं आता, जो निधि कंपनी में नहीं आता, जो म्यूचुअल फंड में नहीं आता, कोऑपरेटिव सोसाइटीज में नहीं आता, वो फिर कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम की परिभाषा में आएगा और उसको सेबी रेगुलेट करेगा। तो अखबारों के मुताबिक सेबी ने कुछ एक्शन लिया है, कुछ नोटिस भी इशू किया है, कुछ प्रतिबंध भी लगाया है अप्रैल से जी। पर पार्टी तो कोर्ट्स में जा रही है और हाई कोर्ट में भी गई है। यही सवाल मैं करना चाह रही थी कि जो पार्टीज हैं वो तो ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि सेबी का कोई रेगुलेशन उनके ऊपर चलता है। वो तो बार बार ये दावे कर रही हैं, कोर्ट में जा रही हैं कि दरअसल सेबी के परव्यू में ही नहीं आता है उनका मामला। नहीं, तो वही तो एक रेगुलेटरी क्रैक है। अगर सेबी के परिभाषा में नहीं आता तो चिट फंड की परिभाषा में आता है, तो फिर वो उसमें स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसमें एक्शन ले। अब अखबारों में जितना भी आया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, फाइनेंस मिनिस्ट्री, कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री, उन्होंने ऐसा एक्शन शुरू किया है, पर ये कहीं नहीं आ रहा कि क्या ये चिट फंड में आता है तो स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया है। इतने सालों से कलकत्ता में चल रहा है स्टेट हेडक्वार्टर्स में, तो स्टेट गवर्नमेंट ने क्या एक्शन लिया है जी। ब्रेक पर इतने सालों से? अभी नहीं, इतने सालों से। जी विनोद जी, ब्रेक पर जाने से पहले धीरेन्द्र आपसे ये जानना चाहेंगे, ये जो बार बार सवाल उठाया जा रहा है कि रेगुलेटरी मैकेनिज्म का पूरी तरह से फेल्योर है, किसको एक्शन लेना है, किसको नहीं लेना, एक तो ये भी अभी तक बहुत समझ में नहीं आ रहा है। सेबी ने जो एक्शन लिया उसको बार बार कंपनीज जो है वो कोर्ट में चैलेंज कर रही हैं, और ऐसी स्थिति में स्टेट गवर्नमेंट का क्या मतलब क्या अधिकार बनता है? नहीं, मुझे लगता है कि ये जो मल्टीप्लिसिटी ऑफ रेगुलेशंस है, जिसमें कि आप पहले अभी तो इसी बात को निर्धारित करने में समय लग रहा है कि ये किसके परव्यू में आता है, और जब तक ये रहेगा तब तक ये लोग थ्राइव करते रहेंगे। मुझे लगता है कि ये कानून काफ़ी सिंपल होना चाहिए कि अगर कोई भी आदमी, कोई भी बिजनेस 10 करोड़ से ज़्यादा या 5 करोड़ से ज़्यादा अगर पब्लिक डिपॉजिट या पब्लिक रिसोर्स मोबिलाइज करता है तो
उसको नेचुरली कहाँ पे उसका जुरिस्डिक्शन क्या होगा। जी। आज अभी हम इतने बड़े क्राइसिस के बाद, इतने बड़े फोर्जरी के बाद हम ये निर्धारित कर रहे हैं कि ये किसके परव्यू में आता है, ये अपने आप में एक मजाक है। इसके अलावा ये जो आप प्रश्न नारंग साहब से कह रही थी, मुझे लगता है कि बैंक से भी ज़्यादा बड़ा जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है पोस्ट ऑफिस का है, और उससे ज़्यादा सेविंग्स एवेन्यू लोगों के पास नहीं उपलब्ध हो सकता है। बैंक्स भी थ्योरेटिकली एक तरह के वो आप जब डिपॉजिट करते हैं तो वो रिलेटिवली अनसिक्योर्ड है, लेकिन पोस्ट ऑफिस में लगाया हुआ पैसा एक तरह से सॉवरेन लेंडिंग है, वो सॉवरेन गारंटी कैरी करता है। उसके उतने बड़े विस्तार के बावजूद मुझे नहीं लगता है कि ये कारण है कि बैंक एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं या वो सर्विसेबल हैं। ये जो फोर्जरी है ये एक ऑर्गेनाइज्ड रैकेट है, ये आता रहेगा। और जब तक हम अपने कानून को सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, जब तक यहाँ क्लैरिटी नहीं होगा कि जैसे आप डिपॉजिट एक मुश्किल ये है कि ये फोर्जरी हो रही है, ये फ्रॉड हो रहा है, आम लोग फिर भी इसमें क्यों फंसते जा रहे हैं और कानून के साथ कहां पर धोखा हो रहा है, इस पर चर्चा जारी रहेगी। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे विजॉन आपके पास। एक गैर सरकारी आंकड़ा कहता है कि देश भर में 10,000 से ऊपर चिट फंड कंपनियां काम कर रही हैं, और अगर केवल पश्चिम बंगाल की बात करें तो 100 से ज़्यादा ऐसी चिट फंड कंपनियां हैं जो लोगों के साथ कह सकते हैं कि धोखा कर रही हैं, हालांकि वो कंपनियां मानती नहीं हैं। और 100 में से सिर्फ 30 कंपनियां ऐसी हैं जो रजिस्टर्ड हैं, और बाकी सारी कंपनियां जो काम कर रही हैं लोगों के बीच में, वो किस तरह से लोगों के साथ चीटिंग कर रही हैं, ये अभी तक शायद उन लोगों को पता नहीं है जिन लोगों के साथ ये धोखा हो रहा है। इस बात का खुलासा तब होता है जब आम लोग आत्महत्याएं करने लगे, जब एजेंट्स का गुस्सा सड़कों पर उतरने लगा। लेकिन जिस वक्त ये सारी चीज़ें हो रही हैं, जिस वक्त ये सपने दिखाए जा रहे हैं, उस वक्त क्या कोई ऐसी रेगुलेटरी अथॉरिटी है विजॉन जो उस पर निगाह रख सके कि ये काम हो रहा है और इसको यहीं पर रोकने की ज़रूरत है? पहले तो अमृता जी, आपका आंकड़ों में थोड़ा हम संशोधन लाएंगे। हमारे देश में 10,000 चिट फंड कंपनियां हैं जो एक एसोसिएशन के तहत वो वाकई में एक अच्छा ढंग के चिट फंड कंपनी कहा जा सकता है, जो कानूनी काम करते हैं, उनके एक एसोसिएशन है। और गैर कानूनी चिट फंड कंपनी हमारे देश में कम से कम 1 लाख से भी ज्यादा कंपनियां हैं जो रजिस्टर्ड है, बट नॉट एज अ चिट फंड कंपनी, बट वो लोग अपने को कहते हैं चिट फंड कंपनी। वो कोई ना कोई कानून के तहत वो अपने को रजिस्टर कर दिया है एज अ पार्टनरशिप कंपनी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, या कहीं पर भी कोई भी नाम से कर लिया है, और उनका रजिस्ट्रेशन भी हो गया है। लेकिन उनके पास वो कानूनी हक नहीं है चिट फंड कंपनी चलाने का। वो लाखों से भी ज्यादा है हमारे देश में, जो सबको मालूम है। तो आप ये कह रहे हैं कि वो जो लाखों से ज्यादा है वही केवल चीटिंग कर रही है? एब्सोल्युटली जो कंपनीज, और ये सरकार का काम है, ये रेगुलेटर का काम है ये कहना कि ये कंपनीज, आप चले जाइए हमारे वेबसाइट में या आप हमको हेल्पलाइन में फोन कर लीजिए, जो हम लोग 24 घंटे चलाते हैं उपभोक्ताओं के लिए। जी, आप जो कह रहे हैं उसका जवाब पहले विनोद साहब नहीं, एक मिनट, विनोद साहब तो तंत्र में रहे, हम तो तंत्र के बाहर हैं। उस तंत्र के लोगों से हम विनोद साहब से ही कहना चाहेंगे कि एक तो हम उनको सैल्यूट करते हैं कि उन्होंने ये माने हैं कि रेगुलेटरी फेलियर, दैट इज नंबर 1। नंबर 2, जो जरूरत है अकाउंटेबिलिटी। रेगुलेटरी फेलियर कह के आप निकल नहीं सकते हो। आपको यदि जिम्मेदारी दिया गया है और लोगों के ऊपर धोखा हुआ है, तो उन व्यक्ति का तनख्वाह तुरंत रुक जाना चाहिए और उनको पैसे दिलाना चाहिए जिनका पैसा फंस गया है, क्योंकि वो हर महीना मोटे तनख्वाह लेते हैं, विनोद जी से कई टैक्स पेयर्स के सुविधा लेते हैं, लेकिन जो काम उनको करना चाहिए एज ए रेगुलेटर वो नहीं करना है, और उसका जवाब आम आदमी देगा, बहुत जल्दी देगा, बहुत जल्दी आएगा आपके सामने। जी, बिजॉन मिश्रा जो सवाल उठा रहे हैं विनोद जी, उसका जवाब आपसे जरूर जानना चाहूंगी। क्या ये कह रहे हैं कि जो 1 लाख ऐसी कंपनियां हैं जो गैर कानूनी तरीके से चिटफंड का काम कर रही हैं, क्या उस पर कोई निगाह रखा जा सकता है या नहीं? अगर बिना रजिस्ट्रेशन करवाए हुए कंपनियां इस तरह से काम कर रही हैं लोगों के बीच में, तो कैसे उन्हें कंट्रोल किया जा सकता है, कैसे उन्हें रेगुलेट किया जा सकता है? क्या वो आंखों में धूल झोंक रही हैं कानून के? हाँ, नहीं तो ठीक कह रहे हैं वो कि अगर 1 लाख कंपनियां जिनके पास चिट फंड का रजिस्ट्रेशन नहीं है और वो ये धंधा कर रही हैं, तो रजिस्ट्रार ऑफ चिट फंड्स जो स्टेट लेवल पे है
उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक्शन लेना। अगर वो अखबारों में एडवर्टीजमेंट्स दे रही हैं, पैम्फलेट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं, तो नेचुरली उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये किस अधिकार से ये काम कर रही हैं, और अगर कर रही हैं तो प्रॉपरली चला रही हैं कि नहीं चला रही हैं, और उसमें प्रोसिक्यूशन वगैरह का प्रावधान है, उसको यूटिलाइज एंड फोर्स करना चाहिए। और इसका एक दूसरा भी पहलू है अबाउट इन्वेस्टर एजुकेशन, बल्कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स और सेबी दोनों के पास इन्वेस्टमेंट एजुकेशन एंड प्रमोशन फंड है, IEPF, और उसमें काफी अमाउंट्स भी हैं, तो उसको यूटिलाइज कर, ज्यादा तक वो फोकस रहता है थोड़े फॉर्मल स्ट्रक्चर पे कि भाई म्यूचुअल फंड में करो इन्वेस्ट तो ध्यान रखना, या स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो तो ध्यान रखना, कंपनी को स्टडी करना। पर ये लोअर जो लेवल है जिस पे ये एक्सप्लॉयटेशन फॉर एग्जांपल ये शारदा ग्रुप ने किया है, उस लेवल पे भी एजुकेशन की बड़ी जरूरत है, क्योंकि वो लोग बिल्कुल अवेयर नहीं है प्रावधानों के, और ये जो ड्रीम्स दिखाते हैं इनको, उसकी वो टेम्पटेशन में आ जाते हैं। लेकिन ये तो बहुत आसान सा जवाब है विनोद जी, ये तो बहुत आसान सा जवाब हो गया कि उनको एजुकेट करने की जरूरत है, लेकिन वो उस चीज का जवाब मैं जानना चाहती हूँ कि जो 500 करोड़ सीधे 500 करोड़ रुपया रखा हुआ है सरकार के पास इस एजुकेशन के लिए, उसमें से 10,000 करोड़ से भी ज्यादा खर्चा कर चुके हैं। किसके लिए? 5 स्टार होटल में सेमिनार करने के लिए, 5 स्टार होटल में प्रोग्राम्स करने के लिए। आम आदमी के पास कोई नहीं जा रहा उस पैसे को लेकर, उनको जागरूक करने के लिए, उनको शिक्षा दिलाने के लिए। डाइवर्ट हो रहा है मामला जी। विनोद जी कह रहे थे इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड जो MCA में है, वो पैसा गवर्नमेंट का नहीं है। मैं क्लियर कर रहा हूं, जो अनयूटिलाइज्ड अनक्लेम्ड डिविडेंड डिबेंचर वगैरह में पब्लिक किसी वजह से नहीं ले पाती, 7 साल के बाद वो उसमें ट्रांसफर हो जाता है। ये 2001 में बना था, विनोद जी भी सेक्रेटरी रहे थे। इनने अभी तक 10 साल में इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के लिए सिर्फ एक प्रोजेक्ट को स्पॉन्सर किया था, वो हम लोग को दिया गया था, इन्वेस्टर हेल्पलाइन। 6 साल चला, इट वाज अ ब्रिलियंट जॉब वी टुक, जिसमें इन्वेस्टर ग्रीवेंसेस हम लोग करते थे। 98% हमने डिस्पोजल किया 6 साल में। वी रिसीव्ड 14,000 ग्रीवेंसेस, और उसको 1.5 साल पहले कॉर्पोरेट प्रेशर की वजह से हम लोग को समझ में आया, उस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया। That is the single project for investor protection. One, I would like to say कि सारे रेगुलेटर्स को अपनी नाकामी और डिरेक्शन ऑफ ड्यूटी को छुपाना चाहते हैं कि इन्वेस्टर को एजुकेट करें। मींस वो बेवकूफ है जो पैसा लगा रहा है। रेगुलेटर तो गवर्नमेंट अपना काम कर रही है। इट इज द गवर्नमेंट जॉब टू प्रोटेक्ट पब्लिक, टू प्रोटेक्ट इट्स इन्वेस्टमेंट। ये इन्वेस्टर एजुकेशन की वो बेवकूफ था, निकल गया, इसलिए उसको नुकसान हो गया। ये मैं शारदा में 1 मिनट मैं मान लूं। इसी तरीके से जो लिस्टेड कंपनीज हैं, पिछले 12 साल से मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स और सेबी हम लोग की PIL पे काम कर रही हैं, आज तक एक पैसा उससे ये वापस नहीं ले पाए। बहुत सही। एक भी उसमें किसी के खिलाफ कार्रवाई प्रॉपर नहीं हुई। वो उसमें कोई डिस्प्यूट नहीं था कि ये उनके रेगुलेशन में है कि नहीं। डिस्प्यूट था जब हम लोगों ने PIL करी, तो सिर्फ ये कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स और सेबी दोनों ने कहा कि पोस्ट पब्लिक इशू हमारी जिम्मेवारी नहीं है, जिसको हमने डिस्प्यूट किया। और उस टाइम अटल बिहारी वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर थे, उनके तक मामला गया, एंड इट वाज डिसाइडेड अटॉर्नी जनरल ने कि नहीं, ये इनको सेबी को और MCA को रेगुलेट करना है, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सभी की होती है। सो कि इन्वेस्टर इलिटरेट है, आप इलिटरेट आदमी है तो क्या उसको लूट लोगे? सरकार किस लिए बैठ रही है? बिल्कुल सही। जी, एक तो ये इशू है कि अगर जो इन्वेस्टर है वो इलिटरेट है तो सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, लेकिन दूसरी तरफ बैंकिंग सेक्टर है नारंग साहब, वहाँ पर जो आम आदमी की बात करें उसको भी बहुत ज़्यादा कानून वगैरह के बारे में नहीं पता होता है कि उसके हक क्या हैं और कानून में उसको क्या अधिकार मिले हुए। वो इसलिए नहीं जाता है छोटे छोटे काम करने वाला आदमी, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा लिखना पढ़ना नहीं आता है, उसको इतने सारे फॉर्म भरने पड़ते हैं, इतनी सारी चीज़ें उनको देनी पड़ती हैं, और छोटे छोटे निवेश के लिए उनको मुश्किलें आती हैं। ऐसा नहीं है, उसमें वजह है इस चिट फंड के लिए पैसा इकट्ठा करने का जो मैकेनिज्म है, हाँ। उसमें एक एलिमेंट ऑफ एजेंट है। वो एजेंट का भारी कमीशन है।
वो आपको जाके फुसलाता है, मिस सेल करता है प्रोडक्ट को, सपना दिखाता है कि 1 रुपया 3 करोड़ रुपया हो जाएगा, 100 रुपया, उसका उसको कमीशन मिलता है और वो फिर आगे 10 आदमी और एंगेज करता है, वो जितना पैसा लेते हैं उसका हिस्सा उसको मिलता है। तो एक पूरा जो रैकेट है वो बेस्ड ऑन शेयरिंग ऑफ द लूट है। बैंक्स ऐसा नहीं कर सकते। बैंक का एक एवरेज कॉस्ट ऑफ फंड्स है, बैंक का एक एवरेज यील्ड ऑफ फंड्स है, बैंक उसी के अंदर काम करता है। और दूसरी एक और बात इस मामले में कही जा रही है कि जैसे हर छोटी छोटी जगह पर अगर बैंक की शाखाएं होती, अगर पोस्ट ऑफिस की शाखाएं होती, तो शायद लोग इस तरह के इन्वेस्टमेंट में कम फंसते। क्या आप इसे सही मानते हैं? मैं समझ, हाँ, ये हो सकता है कि बैंकों का पेनिट्रेशन रेट अभी कम है। अभी भी 50% गांव ऐसे हैं जहां बैंक या पोस्ट ऑफिस नहीं है। रीजनल रूरल बैंक्स वहां पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। रिजर्व बैंक ने एक मोडस ऑपरेंडी बनाया है कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग का, जो गांव तक पहुंच रहा है, लेकिन अभी, और उनके पास हैंड हेल्ड डिवाइस है जिससे वो डिपॉजिट ले सकता है, वापस कर सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हुआ। तो मैं इतनी बात हद तक तैयार हूँ कि इंडिया इज स्टिल अंडर बैंक्ड। देयर इज़ ए स्कोप फॉर ओपनिंग मोर ब्रांचेस, देयर इज़ ए स्कोप फॉर एक्सटेंडिंग बैंकिंग सर्विसेज मोर इन द रूरल एरिया। जी, लेकिन वो लालच फैलाने वाले एजेंट से मुकाबला नहीं किया जा सकता, आप ये कह रहे हैं? वो नहीं कर सकते। बेसिक इशू मैं नारंग जी से जानना चाहूंगा, मुझे नहीं पता है कि क्या चिट फंड्स का अगर कायदे से किए जाएं, बेईमानी नहीं की जाए किसी लेवल पे, क्या उनके पास कोई सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल है? क्या गवर्नमेंट ने पहले एक्ट बनाने के पहले और बाद में और अभी इसको रिव्यू स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया कि नहीं किया? दैट इज द बेसिक इशू। उसके बाहर आदमी जाए तो बेईमानी। Absolutely. आपको चंद लफ्जों में Absolutely. That is how the law got made. That is how the law got made. Fact is 99.99% of the chit funds do not have sustainable business model to deliver the yields that are being promised. Number two, it is within the realm of the state government to appraise those chit funds. There is no linkage of the strength of the chit fund with the amount of money he is being collecting. This state level review, over review, or what you may call as scrutiny is totally absent. Mr. Dhal very quite correctly pointed out that there is a registrar of chit funds which has an office in various places. They have an authority proactively, suo moto, to investigate and prosecute. But this has never been exercised. Exactly. And This has never been exercised. Number two, somebody said कि Reserve Bank क्या सो रहा था? Reserve Bank regulates miscellaneous NBFCs. In 1999, they brought out that miscellaneous NBFCs cannot accept money. SEBI also has not attacked the direct party. SEBI attacked a listed company which had a collective, they adjudicated that they have a collective investment scheme and hence they banned it. My simple request is that this is not going to end up here. Large number of builders are collecting huge amounts of money when they don't have the inventory, against the inventory which does not exist. by the way, इसका मतलब ये है कि निवेशक इसी तरह से लुटते रहने के लिए अभिशप्त हो रहा है। My 1 second more. This is a tip of the iceberg. 10 times bigger amount is involved what is being collected by the builders lobby. My simple suggestion would be that all these laws should be clubbed and one regulator, which I'll say 99% should be SEBI, should regulate any advance deposit, advance collection or deposit collection or whatever the name it is lended, so that it can be regulated properly. जी, तो आप ये कह रहे हैं कि कोई एक सेंट्रल एजेंसी होनी चाहिए जिसके थ्रू ये रेगुलेट किए जा सके? Because it's a multi-level, multi-state activity. जी. Now, why I'm saying so there should be one, because there are examples when this same instrument has delivered desired results. जी, In Kerala, they say where it was operating. नहीं, Mr. Mishra also लेकिन pointed अभी out. तक नारंग साहब, अभी तक जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक ये जो रेगुलेशन है, ये जो चिट फंड्स हैं उनके रेगुलेशन स्टेट के अधिकार क्षेत्र में आता है। correct. और अगर स्टेट ये इसके लिए लड़ाई करने लग जाए, जैसे तमाम और दूसरे मुद्दों पर होती है कि भाई ये स्टेट सब्जेक्ट है और इसको स्टेट के अंतर्गत रहने देना चाहिए, तो फिर क्या गुंजाइश बनती है? कि ये झगड़े का विषय है, क्योंकि कोई भी ऐसा बिजनेस जो कि स्टेट के जुरिसडिक्शन से बाहर चला जाता है और उसका पोटेंशियल है जाने का,
और ये कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, मुझे तो लगता है कि ये जो नारंग साहब कह रहे थे कि कोई भी ऐसा बिजनेस जो कि इन्वेंट्री के अगेंस्ट अपना डिपॉजिट ले रहा है, ये एक बिल्कुल नया बिजनेस है। ये चिट फंड है ही नहीं। आप भविष्य में अगर कोई कार कंपनी इस तरह का स्कीम लाना चाहे कि 1 साल के बाद या 2 साल के बाद आपको कार दिया जाएगा, जिसके लिए आज आप डिपॉजिट कर दीजिए, और इस बीच में अगर आपका मन बदल गया तो आप 14% हमसे ब्याज ले लीजिएगा, तो वो भी इसी के परव्यू में आ जाएगा, और ऐसा बिल्कुल संभव है। तो मुझे लगता है इसको होलिस्टिकली देखने की ज़रूरत है। सेबी के पास काफ़ी रिसोर्सेज है, वेयर विदॉल है, और वो देश भर में इन चीज़ों को, और वहाँ पे एक्सपर्टीज़ भी बिल्ड हुआ है, खासकर बाजार से जुड़े हुए इन्वेस्टमेंट्स को मॉनिटर करने की वजह से। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि इसको सेंट्रलाइज करने की ज़रूरत है। ये चिट फंड की बात नहीं है। चिट फंड को अगर छोड़ भी दिया जाए, और स्टेट में अगर चिट फंड का रेगुलेशन अगर इंटेंसिफाई भी हो जाता है, तो इस तरह के एडवांस जो डिपॉजिट है उसको रेगुलेट करने के लिए बिल्कुल सेबी के परव्यू में आ सकता है, और इसको काफ़ी इंटेंसली रेगुलेट किया जा सकता है। पर इसके लिए काफ़ी रिसोर्स चाहिए। इसके लिए आपको काफ़ी प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। ये हिंदी सिनेमा का जो कार्यक्रम है जिसमें कि सब कुछ हो जाने के बाद पुलिस आ जाती है, आज तक कोई भी रेगुलेशन इस चीज़ को, जब ये पनप रहा हो, जब ये थ्राइव कर रहा हो, तब ऐसा इस पर रुकावट बिल्कुल नहीं आई है। जी, तो अब देखना ये है कि यहाँ से जिस तरह से आप लोग बात कर रहे हैं कि एक सेंट्रल रेगुलेटरी अथॉरिटी होनी चाहिए, एक सेंट्रल एक्ट होना चाहिए जिसके थ्रू इसको रेगुलेट किया जा सके, और ये जो धोखा आज हमें देखने को मिल रहा है ये नहीं हो। पर सवाल ये है कि जो लोग जिनका इसमें चला गया है पैसा, या जो लोग के साथ धोखा हो चुका है, उनका पैसा कैसे वापस मिलेगा, और उनको उनके अधिकार कैसे वापस मिलेंगे। और जो ये पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि हम 500 करोड़ रुपए इकट्ठा करेंगे और उसके लिए जो प्रोसेस अपनाया जा रहा है, क्या वो सही है, इस पर भी चर्चा करेंगे। एक ब्रेक के लिए रुकिए। तो आज हम बात कर रहे हैं चिट फंड कंपनियों की चीटिंग की किस तरीके से चिट फंड कंपनियां आम लोगों के साथ धोखे कर रही हैं। यहाँ की बहस में अब तक ये बात तो साफ हो गई कि कहाँ पर धोखा हो रहा है और किस तरह से इसे रेगुलेट करने की ज़रूरत है। लेकिन एक सवाल अभी भी बचा रह गया है कि जिन लोगों का नुकसान हो गया है उनके नुकसान की भरपाई कैसे हो। विनोद साहब, ये भरपाई करने का काम तो इतना आसान नहीं है। हाँ। क्योंकि 500 करोड़ है या 1000 करोड़ है, ये कहाँ से आएगा। इसका सॉल्यूशन तो यही है कि जिन लोगों ने धोखाबाजी की है उनकी प्रॉपर्टी से, एसेट से रिकवरी की जाए। गवर्नमेंट कहाँ तक इस तरह का कॉम्पेंसेशन कर सकती है फ्रॉम द पब्लिक फंड्स। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि बड़े वैलिड सजेशंस और कंसर्न्स पैनलिस्ट ने वॉइस किए हैं, पर ये कहना कि एक सेंट्रल रेगुलेटर राइट डाउन टू द ग्राउंड एंड विलेज लेवल रेगुलेट कर सकता है, चाहे वो सेबी जैसे अच्छा ऑर्गेनाइजेशन हो, ये थोड़ा इनप्रैक्टिकल है। और इसीलिए स्टेट लेवल पे जो रजिस्ट्रार ऑफ चिट फंड या सिमिलर अथॉरिटी हैं उनको एक्शन लेना चाहिए। और तीसरी बात ये है कि अगर इस सारे घोटाले में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली local politicians, locally powerful people are also involved or are perceived to be involved, तो फिर कोई भी एक्शन सक्सेसफुल नहीं हो सकता। और ये लगता है कि इस केस में जो अखबारों में आ रहा है कि मैनी इन्फ्लुएंशियल पीपल लोकली जो पॉलिटिक्स में हैं, मिनिस्ट्रीज में हैं, वो इन्वॉल्व हैं या रहे हैं, तो कहाँ से एक्शन होगा। तो वो जो एक्शन टेकिंग अथॉरिटी है रजिस्ट्रार ऑफ चिट फंड्स, उसको इफेक्टिव बनाना, उसको इंडिपेंडेंस देना, ये सब भी जरूरी चीजें हैं। जी बिजॉन, that is all that I want. I fully agree with Vinod ji. जी, Our country is leaning on a kind of a constitution which empowers the state governments to take certain responsibilities, क्योंकि हर एक स्टेट गवर्नमेंट का भी जिम्मेदारी है कॉन्स्टिट्यूशनली कुछ जिम्मेदारी लेने का उपभोक्ताओं के हित के लिए या इन्वेस्टर के हित के लिए। और हम समझते हैं तंत्र ऐसी बननी चाहिए कि ग्राम पंचायत लेवल तक जितने इन्वेस्टर्स इस ढंग के कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं या कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, उनका एक भागीदारी बननी चाहिए, उनका सुनवाई होनी चाहिए, ताकि एक तंत्र बने कि उनको यदि परेशानी हो रही है टाइमली एक्शन लिया जाए, ताकि स्टेट गवर्नमेंट धोखे में लोगों से पैसे नहीं इकट्ठा करे। क्योंकि बंगाल में आप देख रहे हो कि जो सामने आ रहा है, हर इन्वेस्टर यह कह रहा है कि हम ये समझे कि ये तृणमूल का व्यापार है, ये तृणमूल कांग्रेस इसको सपोर्ट कर रहे हैं ताकि हमारा पैसा सुरक्षित रहेगा। और इसीलिए हम पैसे डाले थे क्योंकि हम सोचे थे कि तृणमूल कांग्रेस, तृणमूल पार्टी हमको मदद कर रहे हैं। लेकिन जब तृणमूल कांग्रेस के ऊपर जिम्मेदारी आया
तब ये देखा जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस अपना पल्ला झाड़कर कह रहे हैं कि हमारा काम नहीं है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है, सेंट्रल गवर्नमेंट को देखना चाहिए। तो ये तू मैं चलते रहेगा, आम आदमी पिसते रहेगा। हमारा कहना केवल इतना ही है कि जितना तंत्र आप बनाए हो आज के दिन में कानूनी, उस तंत्र को चलाने के लिए जिनको आप जिम्मेदारी दे रहे हो, वो यदि कहीं पर चूक गया तो पहले तो उनको आप जेल भेजिए और उनको आप दंडित कीजिए, और ये नहीं कि जो लोग ने ये धोखा देकर उस तंत्र को बर्बाद कर रहा है उनके पीछे खाली आप दौड़िए। अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए टू द लोएस्ट लेवल, और जिनको हम लोग पब्लिक, ये नहीं कि तो मजाक आप कर रहे हो कि हम आपको 500 करोड़ आपके टैक्स के पैसे से देंगे, तो ये मजाक मत कीजिए। लोगों को भी रिस्पांसिबिलिटी लेनी होगी, आदमियों के साथ मजाक मत कीजिए। जो जिनको तनख्वाह दिया जा रहा है जिम्मेदारी के लिए, वो अपना जिम्मेदारी सही ढंग से निभाए। वीरेंद्र जी, देखिए, ये प्रॉब्लम हम लोग 17 साल से इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के लिए एज एन एक्टिविस्ट ऑर्गेनाइजेशन सिंसियरली विद इन आर वेरी लिमिटेड रिसोर्सेज काम कर रहे हैं। एक चीज़ बराबर आती है, और वो प्रॉब्ली सिर्फ इन्वेस्टर प्रोटेक्शन में नहीं, हमारे यहाँ कंट्री में सब चीज़ में है। लॉज बना देते हैं, इन्फोर्समेंट उसका नहीं होता, और कोई अकाउंटेबिलिटी नीचे से ऊपर तक किसी की नहीं होती। आप उन्हीं के पास जाइए, पीछे पीछे घूमिए, घूस दीजिए, गिड़गड़ाइए, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अनलेस वी हैव लॉ बनाने से पहले, मैं कह रहा हूँ, जितने लॉ आज थे इस इंसिडेंट में मिले, उसमें इम्प्लीमेंटेशन में कमी कहाँ रही, आप उनको अकाउंटेबल सबसे पहले बनाइए। लेट अस फॉरगेट एवरीथिंग। नए लॉज की हम तब बात करें जब पुराने इंप्लीमेंट कर पाए। वन, सेकेंडली, अकाउंटेबिलिटी कौन देखेगा? यू हैव टू एम्पावर इन्वेस्टर्स, यू हैव टू एम्पावर पब्लिक टू टेक एक्शन। अगर अकाउंटेबिलिटी नहीं, तो मेरे नुकसान हुआ तो मैं जाके केस करूं और उनसे वसूल कर सकूं। जब तक ये अधिकार हमको नहीं मिलेगा कि अकाउंटेबिलिटी कैसे होगी, कौन लेगा? फिर वही लोग अगर अकाउंटेबिलिटी लेंगे जिनकी वजह से हो रहा है, तो कुछ नहीं होगा। आप कितने धीरेन्द्र, एक सवाल और उठाया जा रहा है कि अगर मान लीजिए लॉस हो गया इन्वेस्टर्स का, तो क्यों ना केंद्र सरकार, राज्य सरकार अपनी तरफ से लोगों के मतलब लोगों के नुकसान की भरपाई करे? क्या ये सही प्रोसेस है? मुझे लगता है इससे इस तरह के धोखाधड़ी में बहुत बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि उसका कंक्लूजन यही होगा कि जब कुछ डूब जाएगा तो सरकार आपकी मदद करेगी, और ये टैक्स पेयर के साथ इनजस्टिस है। क्योंकि कुछ लोगों की धोखाधड़ी, जैसा विनोद साहब बोल रहे थे कि इन एसेट्स को, मुझे लगता है कि यहाँ पर हमें काफ़ी एक्सपीडियंसी की ज़रूरत है। वहाँ एसेट एक्वायर किया गया है, उसको बेचने में, उसके प्रॉपर्टी के टाइटल क्लियर करने में, और ये सब करते हुए आपको ध्यान होगा 1992 का हर्षद मेहता का स्कैम, जो सिक्योरिटी स्कैम हुआ था, आज तक ये डिस्प्यूट किया जा रहा है कि वो एसेट्स भारत सरकार जो एक्वायर कर चुकी थी वो आज तक बेच नहीं पाई है। स्टेट बैंक वो वसूल नहीं कर पाया है, जो कि उनकी देनदारी बनती थी। तो और इसमें इतना अरसा बीत जाता है, तो मुझे लगता है ये ओवरऑल लीगल जो हमारा सिस्टम है वो बहुत इनफिशिएंट है। इस तरह के केसेस में मुझे लगता है कि एक एक्सेलरेटेड प्लान होना चाहिए कि ये 6 महीने में, 3 महीने में, जैसे सरफेसी एक्ट था पहले, हमारे यहाँ बहुत समय लगता था कि अगर कोई व्यक्ति कुछ उधार लिया है और उसका एसेट मॉर्गेज किया हुआ है, तो उसको रिकवर करने में ही ऐसी स्थिति हो जाती थी, जो नारंग साहब आपको क्लैरिफाई कर पाएंगे कि सरफेसी एक्ट का क्या फ़ायदा हुआ। मुझे लगता है कुछ उस तरह के प्रावधान की ज़रूरत है जिसमें कि इसका रिड्रेसल बहुत एक्सेलरेटेड तरीके से हो पाए, ताकि ये नहीं लगे कि अगले 8 साल में हम उस एसेट को बेच करके और हम अपना पैसा कुछ रिकवर कर पाएंगे। जी नारंग साहब, आपके 2 सवाल हैं कि क्या ये 500 करोड़ रुपया काफ़ी है और इससे कुछ रिजल्ट्स मिलेगा? मेरे हिसाब से तो सरकार 500 करोड़ रुपया बिल्कुल नाकाफ़ी है। स्टेट गवर्नमेंट को अनाउंस ही नहीं करना चाहिए था। इससे कोई रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, हताशा बढ़ेगी, निराशा बढ़ेगी। होना क्या चाहिए कि जब कोई मिस सेल करता है, मैं कोई गलत बयानी करके आपको कोई प्रोडक्ट सेल करता हूँ, तो प्रावधान ये होना चाहिए कि जितनी आप आमदन या प्रॉपर्टी जायदाद उससे मालिक या मैनेजमेंट उससे बनाया है, वो डिस्गॉर्ज करने की अथॉरिटी हो। 10 आदमी 20 आदमी जो धोखा दिए हैं, उनकी टोटल प्रॉपर्टीज सीज की जाए, डिस्गॉर्ज की जाए, बेची जाए और तुरंत इन्वेस्टर को पैसा दिया जाए। सरकार इसके ऊपर अपने ऊपर बोझ लेके बहुत बड़ी गलती करेगी। जी,
इससे माने ये होगा कि मैं अंडरराइट कर रहा हूं कि आप धोखा दीजिए, सरकार आपके साथ खड़ा है। जी, ये नहीं होना इसका तरीका क्या होना चाहिए और आम आदमी ऐसी सिचुएशन में क्या करे, ये चर्चा जारी रहेगी। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं और ब्रेक के बाद लौटेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो सवाल पूछने के लिए बेताब हैं, उनके सवाल भी लेंगे। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं चिटफंड कंपनियों की चीटिंग की, धोखे की, और आज इस चर्चा में शामिल होने के लिए तमाम लोग और कुछ स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं हमारे पास। जी, आप कुछ सवाल करना चाहते हैं? सबसे पहले मिश्रा जी कह रहे थे कि आम जनता का कोई इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। मेरा ये मानना नहीं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि जैसा नारंग साहब कह रहे थे कि क्या अगर कोई 100 रुपया को बता रहे हैं कि एक महीने में 300 रुपया हो जाएगा, तो क्या हमें वहाँ पर जागना नहीं चाहिए कि कैसे ये 100 का 300 कर दें? दूसरा क्वेश्चन धीरेन्द्र जी से है कि उन्होंने बताया कि 5 से 15 करोड़ के बाद का अगर कोई टर्नओवर होता है तो वहाँ पर जागना चाहिए। क्यों? छोटे आम इंसान जो है, जो 1 लाख 2 लाख जिसकी ज़िंदगी कमा नहीं पाते, उनके लिए कोई अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए। तीसरा सवाल नारंग साहब से है कि इन्होंने बताया कि जो बैंक से संबंधित आदमी है वो जिम्मेवार नहीं है, आम नागरिक जिम्मेवार। क्यों? बैंक क्यों है? बैंक हमें ये सुविधा पहुंचाने के लिए है कि हम अपने पैसा का लेन देन कैसे करें, अपने बचत को रख के कैसे बढ़ाएं, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ढल साहब शायद है या नहीं लाइन पे, वो तो पता नहीं, उनसे भी ये प्रश्न था कि अगर आप जिम्मेवार हों तो आपकी जिम्मेवारी क्यों नहीं बनती? और आम इंसान के नाते मेरी जो राय है वो ये है कि ढल साहब हो या बैंक हो या राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, जो जिम्मेवार हो वो पूरे का पूरा हर्जाना भर के आम इंसान को पूरा करे। बहुत अच्छा सवाल, सारी चीजें आपने समाहित कर दी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं केवल ये कह रहा था कि आप जो अगर कोई भी कंपनी 5 करोड़ रुपया डिपॉजिट रेज कर ले या 15 करोड़ रुपया रेज कर ले, ये आम आदमी के लिए नहीं, चाहे वो 5,000 रुपया करे, क्योंकि सबको रेगुलेट कर पाना संभव नहीं है। लेकिन जैसे कोई कंपनी का 5 करोड़ से ज़्यादा का डिपॉजिट अगर बढ़ जाए तो जरूर वो रेगुलेटरी पर्व्यू में आ जाए, उसके लिए कंप्लायंस जरूरी हो जाए, क्योंकि गली गली में कंपनियां खुली हुई हैं और हर एक को पकड़ पाना शायद संभव नहीं हो, क्योंकि ये समस्या जब बहुत बड़ी हो जाती है, ये 500 करोड़ 3,000 करोड़ 5,000 करोड़, तब हम उसको जानने पे जानते हैं, और जब वो समस्या जब स्नोबॉल कर जाता है तब हमें उसकी जानकारी मिलती है। तो पंचायत लेवल पर भी हम दे सकते हैं अधिकार। बिल्कुल, लेकिन आप ये बताइए कि अगर कोई कंपनी 5 लाख रुपए टोटल डिपॉजिट करती है तो आप उसको कैसे रेगुलेट करेंगे? एक बेसिक स्केल जब क्रॉस कर जाए तो जरूर वो रेगुलेटरी पर्व्यू में आ जाए, और उसके लिए कंप्लायंस, उसके लिए जानकारी को रेगुलेटर के साथ शेयर करना, रेगुलेटर के लिए वो कह पाना कि आप ये काम बंद कीजिए, ये काम आप उचित नहीं कर रहे हैं या अनुचित कर रहे हैं, ये रेगुलेटरी पर्व्यू में आने के लिए जरूरी है। नहीं, अब आगे लोगों को बोलने का मौका दीजिए। मैं भी आपको ये जवाब देना चाहूंगा कि रेगुलेटरी मैकेनिज्म पंचायत लेवल से शुरू होनी चाहिए। 1 लाख 2 लाख की बात नहीं होनी चाहिए, पंचायत के लेवल से शुरू होनी चाहिए। पंचायत को एम्पावर करना चाहिए कि आप रेगुलेटर के रोल कीजिए, नंबर 1। नंबर 2, हम ये कहना चाह रहे हैं कि आम उपभोक्ता जब वो कोई भी विज्ञापन पढ़ रहा है, वो ये समझ रहा है कि ये विज्ञापन कानूनी हक के दायरे में वो विज्ञापन किया जा रहा है। आम उपभोक्ता को ये समझदारी नहीं है जो हम सरकार को कह रहे हैं। वो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड के दौर से आप उनको बताओ कि हर पैसा जो भी कोई व्यक्ति यदि प्रॉमिस कर रहा है और पब्लिक में आकर विज्ञापन दे रहा है, आम आदमी का हक बनता है उस रिटर्न को पाना। वो ये नहीं देखना चाहेगा कि आप कहां पर इन्वेस्ट कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, उनके पास उतनी जागरूकता नहीं है। जी, आपकी बात समझ में आ गई नारंग साहब। ये जो इन्होंने कहा कि बैंकों का की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, पूरी जिम्मेदारी है। अगर आप बैंक में अकाउंट खोलते हैं तो, अगर आप बैंक में आप पैसा रखते हैं तो बैंक आपको एक फिक्स रिटर्न ऑफर कर रहा है जो 8% से लेके 11% तक है। पर बैंक आपको 300% रिटर्न नहीं दे सकता है, बैंक मिसल नहीं कर सकता है। बैंक जितना कमाता है उसका एक हिस्सा उसको कॉस्ट ऑफ फंड देता है। हाँ, अगर वो अकाउंट नहीं खोलता है और आपको जो सबको रिटर्न दे रहा है वो नहीं देता है तो बैंक जिम्मेदार है। इस केस में तो पैसा बैंक ने इकट्ठा नहीं किया, इस केस में तो प्राइवेट इंडिविजुअल्स ने पैसा इकट्ठा किया, और वो पैसा खुद अप्रोप्रिएट मिस अप्रोप्रिएट किया या अप्रोप्रिएट किया वो जानता है या सरकार जानती है। सोचने की बात यह है कि आम खलकत से पैसा लेना का जुर्रत क्यों पैदा हुआ। कानून ये होना चाहिए, जो मैंने पहले भी कहा, सेंट्रल कानून होना चाहिए कि कोई भी आदमी अगर पब्लिक से 10 आदमी से ज़्यादा बड़ी स्कीम में पैसा इकट्ठा करता है, हमारे घरों में चिट फंड्स हैं, औरतें बैठ के चिट
आपस में लॉटरियां डालती हैं, तो एक तय हो जाए कि एक रुपया, 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया या इससे ऊपर अगर कोई है तो वो स्कीम पहले अप्रूव होगी, वो कंपनी अप्रेज होगी। अगर ऐसा अप्रेजल सिस्टम आता है और वो उसमें जो सेबी का मिसलेनियस कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम है, उसमें उसका प्रावधान है कि स्कीम अप्रेज होगी, उसके बाद सैंक्शन होगी। हाँ, हालांकि अब बात ये रहता है कि क्या सेबी का स्ट्रक्चर इतनी बड़े बाजार को अकेला कैटर कर सकता है या नहीं कर सकता। तो मैं समझता हूँ चिट फंड रेगुलेटर एज वेल एज सेबी बोथों को रोल कॉम्प्लीमेंट किया जा सकता है, तो उसमें कोई अच्छा मैकेनिज्म वर्कआउट हो सकता है। इसमें कोई बड़ी राय। वीरेंद्र जी, आप भी कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, मैं कहना चाहूँगा इनके सवाल बहुत अच्छे थे, एंड सवाल से ज़्यादा मैं कहूँ कि कंसर्न्स, आई वुड कॉम्प्लीमेंट हिम कि उन्हें ही नेल इट कि आपने कहा कि जिसने किया उसको देना चाहिए फ्रॉड। बेसिक प्रिंसिपल सिंपल जो कि होना चाहिए। आप लोग सब MBA वगैरह के स्टूडेंट्स हैं, बताया गया, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आप लोग इस तरीके की बात करें। एक आपसे रिक्वेस्ट है और आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा मैं कि नहीं, हमारे यहाँ इन्वेस्टर्स को या पब्लिक को कंपनसेशन देने का कोई प्रोविज़न किसी एक्ट में नहीं है, एक्सेप्टिंग बहुत थोड़ा सा कंज्यूमर। एक मिनट सर, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में वो भी बहुत सुपरफिशियल है, इंडिविजुअल लेवल पे आप जा सकते हो। सत्यम में जैसे हुआ नहीं सर कि हमारे यहाँ द कंसेप्ट ऑफ कंपनसेशन बाय दो टू बी गिवन बाय दोज हु हैव चीटेड इज नॉट देयर बिकॉज द कॉर्पोरेट लॉबी इज सो स्ट्रांग। लेकिन वीरेंद्र जी, लेकिन ये जो आप कह रहे हैं इसमें एक चीज मैं जोड़ना चाहूंगी, तो क्या सरकारें या रेगुलेटरी अथॉरिटीज उनके जो एसेट्स हैं उसको सीज करके, उसको बेच के उसका पैसा नहीं इन्वेस्टर्स को दे सकती हैं? लेकिन वो उनके ऑप्शन और सीट विल पे होगा। अगर उसका अधिकार कानूनी हो तो वो खुद मांग सकता है। सत्यम के मामले में 3 लाख शेयर होल्डर्स के बिहाफ पे हमने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में किया। नेशनल कमीशन ने यह कह दिया कि हमारे पास इस इतने बड़े केस को देखने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, एंड दे डिड नॉट एडमिट इट। और उसके बाद हम लोग सुप्रीम कोर्ट में गए, चीफ जस्टिस की बेंच में, उनसे कहा ये एक बेसिक राइट है कि इतना बड़ा फ्रॉड हुआ, ये सब मान रहे हैं, जिसने किया वो उसी ने माना है। वेरी गुड। और उसके बावजूद चीफ जस्टिस रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दैट केस। सो दिस इज द स्टेटस। उसके बाद हम लोगों ने बहुत प्रयास किया, एंड आई एम हैप्पी पार्लियामेंट्री कमेटी ने हमको बुलाया, कंपनीज बिल नया बन रहा है। वी डिड लॉट ऑफ रिसर्च कि पूरे विदेशों में 5 कॉन्टिनेंट्स में क्या प्रोविजंस हैं, उनको सारा बताया हमने। और उसके बाद ये पहली बार होपफुली लॉ बनने जा रहा है कंपनीज एक्ट में सिर्फ, विच वुड बी कन्फाइंड टू कंपनीज एक्ट, कि कोई भी आदमी अगर फ्रॉड करता है और इन्वेस्टर को नुकसान होता है, he would be liable to pay compensation to investors, and he can take that, and that can be filed as a class action suit. अभी तक होता है अगर 10,000 आदमी है तो सब अपना अपना सूट फाइल करिए, उसमें एक सूट से क्लास एक्शन का हमने उनको बताया कि इसका क्या होना चाहिए। जी, ये तो बहुत अच्छी पहल होने जा रही है, लेकिन ये जब पूरा होगा तब होगा। क्या आपको लगता है कि इस तरह की पहल चिट फंड कंपनीज के सिलसिले में भी होनी चाहिए? ये अक्रॉस द बोर्ड सब चीजों में, सिर्फ फाइनेंशियल सेक्टर में नहीं, आई वुड से ये कंज्यूमर्स के लिए, सिटीजन्स के लिए, प्रोडक्ट्स में और सब चीजों में होनी चाहिए, तभी प्रोटेक्शन होगी। अभी जो हम प्रोटेक्शन कहते हैं, मेरे साथ फ्रॉड हो गया, 1 लाख रुपए चला गया, आप उसको फांसी लगा दीजिए, मुझे एक पैसा भी नहीं मिले, हाउ एम आई प्रोटेक्टेड और कंसर्न्ड? अगला कोई सवाल कौन पूछना चाहता है? जी, पूछना चाहता हूँ कि जो पैसा इन्वेस्ट किया गया है, जिनका पैसा डूबा है, उनका पैसा मिलेगा कैसे? और एक सवाल और मैं करना चाहता हूँ, जो विज्ञापन दिया जाता है जिस भी कंपनी के द्वारा, जिस चिट कंपनी के द्वारा, जिस अखबार के द्वारा ये विज्ञापन बढ़ा चढ़ा के दिया जाता है, क्या वो अखबार की दायित्व नहीं बनता है कि वो कंपनी कहाँ से आ रही है, वो कंपनी कौन है, और उसका वो विज्ञापन कैसे दे रही है उसका? आई डोंट सी, आई फील वेरी सॉरी कि इतने गरीब लोगों ने और इतने जिसमें लोअर मिडिल क्लास वालों ने पैसा लगाया एंड दे हैव बीन चीटेड, बट आई डोंट सी एनी रे ऑफ होप। तो आप ये कह रहे हैं कि इन्वेस्टर का पैसा वापस मिलना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन ये जो सवाल उठाया है इन्होंने एक और, कि जो अखबार वाले या जो अलग अलग जगहों पर विज्ञापन दिया जाता है, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है, उन अखबारों की, वो उन मीडिया ग्रुप्स की या उन दूसरे संस्थाओं की, कि वो इसको कंट्रोल करें या वो देखें कि ये विज्ञापन सही आ रहा है या गलत आ रहा है? इसके ऊपर बिल्कुल रेगुलेशन होना चाहिए, और मीडिया इलेक्ट्रॉनिक एज वेल एज प्रिंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। कोई भी अगर उसमें विज्ञापन आता है तो ये मानना चाहिए कि उनने वेट कर लिया है, किसी अथॉरिटी में अगर ज़रूरत है तो
तभी उनने ये अलाउ किया, नहीं तो अलाउ नहीं इसमें करना बहस चाहिए। चल रही है, इसमें That बहस is चल one. रही है एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसमें अखबार वाले, टेलीविजन वाले, मीडिया वाले, एडवर्टाइजर्स सब मेंबर्स हैं। वो लोग एक वॉलंटरी कोड चलाते हैं एडवर्टाइजमेंट की, और हम लोग जैसे लोग वहां पर बैठते हैं। कंज्यूमर कंप्लेंट काउंसिल एक उनके एक काउंसिल है जिसमें सारे शिकायतों को सुनाया जाता है। हम लोग बार बार कर प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के नजर में ला रहे हैं इस बात को कि आप प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया जो रेगुलेटर है मीडिया का, आपके अंदर में एक कानून में संशोधन आनी चाहिए जहां पर अखबार जिम्मेदारी ले कि हम जो भी विज्ञापन छापते हैं वो भ्रमित नहीं होगा, वो डिसेप्टिव नहीं होगा, वो सही होगा, और उस कंपनी का करेंगे जो कंपनी सही है। एक तो आपकी बात ये हो गई, लेकिन दूसरा एक और मामला सामने आता है। बहुत सारी चिट फंड कंपनियां ऐसी भी हैं जो खुद ही मीडिया बन जाती हैं। चाहे इस शारदा कंपनी का ही देख लीजिए, उसने खुद ही मीडिया ऑर्गेनाइजेशन खोल दिया, अखबार खोल दिया, टेलीविजन खोल दिया। कुबेर ग्रुप का देख लीजिए, उसकी तरफ से भी इस तरह की बात हुई है। और भी ऐसी बड़ी कंपनियां हैं जिन लोगों ने खुद ही मीडिया ऑर्गेनाइजेशन खोल लिया। एक चीज इसमें कहना चाहूंगा कि सेल्फ रेगुलेशन इंटरनेशनली हैज फेल्ड इन एवरी स्फीयर। अभी हमारे यहाँ भी सत्यम में देखा, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी अपने आप को रेगुलेट करते हैं। अल्टीमेटली अब नए कंपनीज बिल में उसको हम लोगों ने एजिटेट किया था, अब उनसे वो काम लिया जा रहा है कि रेगुलेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट का वो नहीं करेंगे। इसी तरीके से मीडिया भी सेल्फ रेगुलेशन कैन नॉट फेल, इट हैज emphatically failed everywhere globally. लेकिन मैं आपकी इस बात से फिलहाल सहमत नहीं हूँ। I can understand. नहीं, मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा विषय है, और यहीं पे रेगुलेटरी रोल भी आता है कि जो कुछ भी पब्लिक डोमेन में है उसको आप वैलिडेट कर सकते हैं। और ये काफ़ी बड़ा मुद्दा है। अगर आप देखें कि अगर हर एक एडवर्टाइज़र को अगर हर एक मीडिया को अगर वेट करना पड़ेगा एक एक प्रोडक्ट, तो वो मीडिया कंपनी नहीं रहेगी, वो हर एक प्रोडक्ट की ऑडिटर हो जाएगी। आप फेयर एंड लवली के ऐड को देख करके आप कैसे साबित कर सकते हैं कि इससे सचमुच आप गोरे होते हैं? बहुत आसानी से किया अंडर द जाता है। चिट फंड एक्ट इट इज वेरी क्लियरली मेंशन्ड कि वो पैसे को लेकर, उस कंपनी के पैसे को लेकर कोई भी दूसरा धंधा नहीं कर सकते हैं। इट इज वेरी क्लियरली मेंशन्ड इन द एक्ट। इफ यू लुक एट द चिट फंड एक्ट 1982, it is very clearly mentioned. तो it is again becomes the responsibility of the regulator to find out कि ये चिट कंपनी कैसे ये मीडिया में चले गए, कैसे वो टेलीविजन कंपनी खोल दिए, कैसे वो बिल्डर बन गए, कैसे वो स्कूटर बनाने लग गए। ये तो रजिस्टर ऑफ चिट्स का काम है ये देखने का। यदि वो अपना काम को सही ढंग से नहीं देख रहा है तो आम आदमी क्या कर सकता है? यहाँ पे ये समस्या ये नहीं है। आप बेसिकली एक शातिर फ्रॉड से डील कर रहे हैं, और उसकी अगर 5 कंपनियां हो जिसमें कि एक कारोबार चिट फंड का हो और सबके नाम एक हो, लेकिन उसके बाद अगर एक कोई रियल एस्टेट कंपनी है, एक चिट फंड कंपनी है, एक मोटरसाइकिल कंपनी है और कोई मीडिया कंपनी है, तो लोग भ्रमित हो रहे हैं कि ये वही कंपनी है, लेकिन वो सारी कंपनियां, अंडरलाइंग कंपनियां अलग हैं, सारी अलग लीगल एंटिटी हैं। सबको कनेक्ट कर पाना शायद लीगली संभव नहीं। अगर आप सहारा को देखें तो एक वो लेजिटिमेट बिजनेस है जिसका एक एयरलाइन था, एक मीडिया ग्रुप है और ढेर सारे और एक्टिविटीज हैं, और इन सारे चीज़ों को हम इलेजिटिमेट नहीं कह सकते। तो लेकिन आम लोगों के लिए इंप्रेशन यही होगा कि ये एक बहुत बड़ा ग्रुप है, ये फेल नहीं कर सकता है, ये आपको एक फॉल्स कॉन्फिडेंस अप्लाई करता है, और यहाँ पे लोगों को सवाल पूछना चाहिए। लेकिन एक आखिरी सवाल नारंग साहब आपसे, ये जो पॉलिटिकल पैट्रनेज होती है इस तरह की कंपनीज को, उससे कैसे बचा जाए? मैं पॉलिटिकल क्वेश्चन का तो जवाब नहीं दूंगा, लेकिन इतना ज़रूर दूंगा कि मिस सेलिंग की इतनी बड़ी सज़ा होनी चाहिए, इतनी क्विक सज़ा होनी चाहिए, इतनी फास्ट डिसीजन होना चाहिए कि 100 आदमी 200 आदमी दहस जाए और कोई हिम्मत ना करे कि कोई दूसरे को मिस सेल कर सके। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही। फॉर्म एक्शन कोई बहुत सिंपल सा है कि मैं कुछ बता के आपको कुछ बेच रहा हूँ, वो कुछ और है। इसको प्रूव करने के लिए कोई 40 दिन नहीं लगते। 3 दिन में अगर फैसला हो जाए और मेरा इतना बड़ा फाइन उसके ऊपर पड़े कि उसकी 3 पुश्तें हिल जाए, तो मैं समझता हूँ कि दुनिया कल से बंद हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल जी, और इसके लिए भी जरूरी है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक मंशा भी स्ट्रांग दिखे। अगर राजनीतिक मंशा स्ट्रांग होगी तब शायद इस तरह की जो भी एक्शंस की आप लोग बातें कर रहे हैं वो सभी सफल होंगी और आम आदमी का पैसा सुरक्षित रहेगा, और जिन लोगों का भी नुकसान हुआ है उनके भी नुकसान की भरपाई हो सकेगी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए। आप सबका भी धन्यवाद। नमस्कार।